Hello everyone, welcome to स्नेहा हिस्ट्री क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन अंडर हर्षवर्धन। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का यूनिट फोर्थ का पहला टॉपिक है और बहुत कुछ है जानने को। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो जब गुप्ता एम्पायर का डाउनफॉल होता है तो उसके डाउनफॉल के बाद आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स जो हैं वो राइज करते हैं। और इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट थे, जैसे हुन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, मैत्रकाज ऑफ वल्लभी, मोखारीज ऑफ कन्नौज, गौड़ाज ऑफ बंगाल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स आपको इस समय पे देखने को मिलेंगे। इसमें से कुछ एक जो इम्पोर्टेंट किंगडम था वो था किंगडम ऑफ थानेश्वर, जो कि स्टैब्लिश किसने किया था? पुष्यभूति। ठीक है, एंड ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल एज एन रूलर। और इसके जो इस जो डायनेस्टी है, ठीक है, उसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल और द मोस्ट फेमस रूलर वाज हर्षवर्धन, और उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में करेंगे। और हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है वो है 606 से लेकर 647 सीई तक। एंड फिर उसके बाद आप देखोगे हर्षवर्धन डायनेस्टी का जो वर्धन डायनेस्टी है उसका डिक्लाइन हो जाता है। एंड उसके बाद बड़े सारे राजपूत किंगडम्स आपको नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलेंगे। अब इम्पोर्टेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं जहाँ से हमें इस डायनेस्टी के बारे में या हर्षवर्धन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है? तो उसमें से आते हैं विन सॉन्ग का अकाउंट। इसके बाद जो बनास की हर्षचरित है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इसके बाद जो हर्षा के टाइम के इंस्क्रिप्शंस है, जैसे कि मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन, सोनीपत प्लेट इंस्क्रिप्शन, भंसखेरा प्लेट इंस्क्रिप्शन, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। इसके अलावा जो चाइनीज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। उस समय के जो कॉइन्स मिंट करे गए थे वो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। या जो हर्षवर्धन ने खुद बहुत सारे वर्क को कंपोज किया था, जैसे कि रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हमें इस टाइम पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और आप देखेंगे कि अगर हम हर्षवर्धन की बात करें, अगर हम वर्धन डायनेस्टी को देखेंगे, तो पुष्यभूति जो कि बोले जाते थे कि ही वाज द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा, उन्होंने इस किंगडम ऑफ थानेश्वर, ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया था। बट हमें हर्ष का जो काम है, जो हर्ष ने किताबें लिखी हुई हैं, उसमें हमें उनके चार एंजेस्टर्स के बारे में पता लगता है, जो है नरवर्धन, राज्यवर्धन वन, आदित्यवर्धन एंड प्रभाकर वर्धन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में हमें बताते हैं। और अगर हम हर्षा के बारे में बात करें, तो आप देखेंगे कि ये जो हर्षवर्धन थे, ही वाज द यंगर सन ऑफ प्रभाकर वर्धन। ठीक है, वो कौन थे प्रभाकर वर्धन? ही वाज द राजा ऑफ थानेश्वर। और वैसे तो देखिए, जो राज्यवर्धन थे, ही असेंडेड द थ्रोन इन 606 एडी, बट ये एक्चुअली में रूल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इनकी जो फादर की डिमाइस हो जाती है तो उसकी वजह से इनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड ही प्रेफर टू बिकम अ सेंट, तो ये अब रूलर नहीं बनना चाहते थे। एंड ही वांटेड कि जो हर्षवर्धन है वो नेक्स्ट रूलर बने। और इसी तरीके से आप देखोगे, जो हर्षवर्धन थे, व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, 16 साल के थे, तब वो गद्दी पे बैठते हैं। कब बैठते हैं? 606 एडी में। ठीक है, और इसके बाद फिर काफ़ी सारे एरियाज को उन्होंने कैप्चर किया है। बहुत बड़ा एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। और ये आप इस वीडियो में इस इमेज में देख सकते हैं आप, जैसे ये पिंक कलर में जो बताया हुआ है, ये सारा नॉर्दर्न, आप देखोगे कुछ ईस्टर्न, वेस्टर्न, ठीक है, ये सारा जो एरिया है ये इन्होंने कैप्चर किया था। सो अब हम मेनली बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में हर्षवर्धन के, क्योंकि वही आपका जो टॉपिक है वो सिलेबस में है, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम उसी को अब डिटेल में करते हैं। सो अगर हम इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करें, सो हर्षवर्धन ना ही एक बहुत ही अच्छा कॉन्करर था, एक एम्पायर बिल्डर था, इसके साथ ही वो एक बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर भी था। एंड वो खुद ही पर्सनल काफ़ी इंटरेस्ट लेता था डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो भी स्टेट के अलग अलग डिपार्टमेंट थे उसमें खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेता था। इसके साथ साथ लोगों के वेलफेयर के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। और इसी वजह से हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर कर सकते हैं मौर्यन और गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से। सो अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे हम सबसे पहले। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हम सबसे इम्पोर्टेंट है रूलर, द किंग। तो उसके क्या प्रिविलेजेस हैं, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उसको देख लेते हैं।
तो जो हर्ष थे, ही वॉज द पाइवेट ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही हैड वास्ट एंड अनलिमिटेड पावर। तो आप देखोगे राजा है, राजा कौन है, हर्षवर्धन है, तो उनके पास पूरी पावर है एंड ही वॉज द मेन हेड ऑफ द एम्पायर। एंड अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को वो मेंटेन करते थे। एंड जो भी उनके प्रीवियस हिंदू रूलर्स हुए हैं उनको ही वो फॉलो करते थे एंड उन्हीं के, आप देखोगे उन्हीं के नक्शे कदमों पे वो आगे चलते हैं। एंड वो खुद ही एक ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, लेजिस्लेटिव की बात करें, जुडिशियल पावर की बात करें, सो ही वाज हेड ऑफ ऑल द स्टेट एंड सारी जो पावर है वो उनके हाथ में ही थी। एंड बट उन्होंने अपने हेल्प के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाने के लिए, उनको एडवाइस करने के लिए काफ़ी सारे मिनिस्टर्स और इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स अपॉइंट किए हुए थे। एंड इसके साथ साथ ही वाज द रूलर, वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ हिज आर्मी। तो ठीक है, तो जुडिशियल पावर भी है, लेजिस्लेटिव पावर भी है उनके हाथ में, उसके बाद वो कमांडर इन चीफ भी है। और इसी वजह से आप देखोगे कि उस समय के रूलर्स जो हैं, स्पेशली अगर हम हर्षवर्धन की बात करें, तो उन्होंने बहुत सारे हाई साउंडिंग टाइटल्स अज्यूम किए थे, जिसमें से सबसे पहले महाराजा धीराज, परमा भतरका, सम्राट, पथनाथ, शिलादित्य, सार्वभौम, परमेश्वर एटसेट्रा। तो इस तरीके के हाई साउंडिंग टाइटल्स जो हैं वो उन्होंने अज्यूम किए थे। एंड उनके पास बहुत ही एक डिस्पॉट की तरह पावर थी, पर वो फिर भी लोगों की भलाई के लिए काम करना प्रेफर करते थे। ठीक है, तो उनके पास पावर तो है, पर वो पावर का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। और जो हर्षा थे वो राज्य धर्म के हिसाब से चलते थे। एंड वो दो प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। अपनी उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है वो दो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड थी। एक है बेनिवलेंस एंड टॉलरेंस। ठीक है, तो लोगों की भलाई, मतलब उदारगीर और टॉलरेंट। ठीक है, सब मतलब हर एक धर्म को वो जो है वो रिलीजियसली टॉलरेंट भी थी, वैसे भी टॉलरेंट थे, तो सबकी भलाई के लिए काम करते थे। तो ये दो मेन प्रिंसिपल्स थे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ह्यून सॉन्ग जो है वो कहते हैं, वो काफ़ी उन्होंने लिखा है हर्षा के बारे में, और वो बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा काम करते थे हर्षवर्धन। बहुत ही यूज्ड टू वर्क टायरलेसली डे एंड नाइट। ठीक है, एंड वो लोगों की भलाई के लिए बहुत काम करते थे। सो ही रिगार्डेड द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स एज द फोर मोस्ट ड्यूटी एंड एक्सेप्ट द रेनी सीजन ही कॉन्स्टेंटली विजिटेड वेरियस पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर टू सी थिंग्स विद हिज ओन आईज। तो लोगों की भलाई, उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, लोगों के लिए काम करना। और सिर्फ बरसातों के टाइम पे वो एरियाज को विजिट नहीं करते थे, अदरवाइज बाकी सारे समय पे वो खुद जाते थे, लोगों के बीच जाते थे, वो देखते थे उनकी पोजीशन क्या है, तो इस तरीके से वो सारा चेक रखते थे। एंड ड्यूरिंग हिज टूर्स वो लोगों से मिलते थे, और जो भी उनकी ग्रीवेंसेस हैं वो सारी चीज़ें सुनते थे, उसको सॉल्व करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से, और उनके जो भी प्रॉब्लम्स है कोशिश करते थे उसको सॉल्व करने की। एंड इसके साथ साथ आप देखोगे, ऐसा लिखा है ह्यून सॉन्ग ने कि वो इतने बिजी हो जाते थे कई दफ़ा कि लोगों के लिए काम करने के लिए, कि वो अपना खाना पीना और नींद भी अपनी छोड़ देते थे। एंड उस समय पे आप देखेंगे उन्होंने बड़े सारे हॉस्पिटल्स, इन्स, ये सब कंस्ट्रक्ट कराए हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। इसके बाद चैरिटी भी वो बहुत करते थे, उस पर बिलीव करते थे, और काफ़ी डोनेशन वो देते थे। और जो भी टोटल इनकम है, जो भी रेवेन्यू आ रहा है राजा के पास, उसका 1/4 पोर्शन जो है वो किसको, वो चैरिटी में डोनेट करते थे। तो वो ग्रांट्स देते थे, किसको ग्रांट्स देते थे, ग्रांट्स ऑफ गिफ्ट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर टू ब्राह्मण्स एज वेल एज वेरियस सेक्स। तो रिलीजियस जो भी सेक्स हैं और जो ब्राह्मण्स हैं उनको वो दान दक्षिणा करते थे। इसके बाद जो लोग थे उनको काफ़ी फ्रीडम थी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वॉज देयर ड्यूरिंग हिज टाइम। और वो, उनको ज़रूरी नहीं था कि अपना नाम रजिस्टर कराना, वो फ्रीली लोग जो हैं कहीं पे भी पूरे एम्पायर में आ जा सकते थे। एंड नो डाउट देयर वाज अ पीनल कोड जो कि स्ट्रिक्ट होता था, बट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षा वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी एंड कंपैशन। तो ये ज़रूरी है कि आप ये याद रखें कि पब्लिक यूटिलिटी और कंपैशन के ऊपर ये जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो बेस्ड था, कि मतलब बेसिकली वो लोगों के हित के लिए काम करते थे। तो इसी पे डॉक्टर आर के मुखर्जी ये कहते हैं दैट हर्षाज गवर्नमेंट was a mixture of both
ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स। तो आपको दोनों चीजें इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, इनकी गवर्नमेंट में देखने को मिलेगी। यहाँ पे ऑटोक्रेसी भी है, डेमोक्रेसी भी है। ठीक है, एक तरीके से रूलर के हाथ में पावर है, अपने हिसाब से रूल कर रहा है, प्लस उसके साथ साथ वो लोगों के लिए भी काम कर रहा है। तो इसी वजह से ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स दोनों आपको इसकी गवर्नमेंट में देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट हम बात करेंगे सक्सेशन एंड कॉरोनेशन की। मतलब रूलर जो है, आप देख उसके बाद रूलर किस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि कौन बनेगा। तो यूजुअली आप देखेंगे जो एल्डेस्ट प्रिंस होते थे वो अगला रूलर बनता था। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर किंग चाहे तो वो सबसे एबल जो प्रिंस है उसको भी एज अपना हेयर अपेरेंट चूज कर सकता था। तो मेनली क्या है कि आपके अंदर एक राजा बनने की क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आपको राजा बनाया जाएगा। सो आप देखेंगे जो प्रभाकर वर्धन है उनकी एडवाइस से ही हर्ष को जो है प्रभाकर वर्धन एडवाइस टू हर्षा ऑन द eve of his death possibly indicates that he favored accession of Harsha to the throne over that of his eldest son। तो ये चीजें दिखाता है कि जरूरी नहीं है कि एल्डेस्ट सन ही रूलर बनेगा। प्रभाकर वर्धन जो है वो ये इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हर्षवर्धन जो है वो अगले राजा बने। एंड जो सक्सेसर्स होते थे दो सेलेक्टेड बाय द किंग रिक्वायर्ड द कंसेंट ऑफ लीडिंग मेंबर्स ऑफ द स्टेट। तो देखिए, एक तो राजा की सहमति तो चाहिए ही, जो अगला राजा बनेगा उसके लिए राजा की सहमति के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट लीडिंग मेंबर्स थे स्टेट के, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे, ऑफिशियल्स थे, ठीक है, उनकी भी रजामंदी जरूरी होती थी। एंड इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर क्वालिटी होगी। तो क्वालिटी होनी चाहिए, राजा की सहमति होनी चाहिए, और जो भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं अगर उनकी सहमति होगी उसी के बाद जो है रूलर डिसाइड किया जाएगा, तो नेक्स्ट रूलर बनेगा। इसके साथ साथ जो बान है और जो हिंसवांग है उनके थ्रू ये रेफरेंसेस मिलता है कि जो कोरोनेशन सेरेमनी है इट वाज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। तो कोरोनेशन बड़े अच्छे से परफॉर्म किया जाता था, प्रॉपर रूल्स होते थे जिसको वो लोग फॉलो करते थे। तो जो डिस्क्रिप्शन बान ने दिया है उसके अकॉर्डिंगली ये मालूम चलता है दैट दिस कोरोनेशन सेरेमनी was performed in a large ornamented hall where the king, counselors and leading men of all state assembled। कि मतलब एक बहुत बड़ा डेकोरेटेड रूम होता था, सुंदर हॉल होता था जहाँ पे राजा होता था, काउंसलर्स होते थे और इम्पोर्टेंट लीडिंग मेन होते थे। और ठीक है, एंड उनकी मौजूदगी में जो है द क्राउन्ड प्रिंस was given some good advice by the priest as well as by the elders to make him fit to bear the burden of royalty। तो बेसिकली जब उसको राजा बनाया जा रहा है प्रिंस को, तो उस समय पे ये सारे लोगों की प्रेजेंस होती थी। जो प्रीस्ट है वो उसको इम्पोर्टेंट एडवाइस देता था, जो एल्डर्स हैं वो इम्पोर्टेंट एडवाइस देते थे, जिससे कि वो अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से संभाल सके, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल सके। सो ये तो हो गया अबाउट द किंग एंड हिज ड्यूटीज, उसके बाद सक्सेशन एंड कोरोनेशन। अब हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ठीक है, तो हर्षवर्धन की हेल्प के लिए आप देखेंगे बहुत सारे ऑफिशियल्स, बहुत सारे मिनिस्टर्स अपॉइंट किए गए थे, ठीक है, जो कि उसको एडवाइस करते थे। आप देखेंगे एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होना, और जो कि हमें हर्षवर्धन के टाइम पे ज़रूर देखने को मिलता है। एंड ये जो काउंसिल होती थी हर्षवर्धन की, इट कंसिस्टेड ऑफ फ्यूडेटरीज, प्रिंसेस एंड हाई ऑफिशियल्स। ठीक है, तो उसमें फ्यूडेटरीज भी हैं, प्रिंसेस भी हैं एंड ऑफिशियल्स भी हैं, हायर ऑफिशियल्स। और सिर्फ वही लोग जो कि एफिशिएंट हैं और ऑनेस्ट हैं उन्हीं को मिनिस्टर्स अपॉइंट किया जाता था। एंड इसके साथ साथ दे वर ऑल्सो सपोज टू पोजेस मिलिट्री क्वालिटीज एज इवन सिविल ऑफिसर्स कुड बी आस्क्ड टू लीड द आर्मी इन मिलिट्री कैंपेन्स अलोंग विद किंग्स। तो आप देखेंगे ये जो भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं वो सिविल ड्यूटी तो परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ उनको मिलिट्री जो है क्वालिटीज है वो भी उनके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी उनको लीड करने को बोला जा सकता है आर्मी को। तो इसी वजह से ये जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं इनको मिलिट्री क्वालिटीज भी इनके अंदर थी। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से ये इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे इनके टाइम पे। तो सबसे पहले आता है प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर है वो राजा के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन जिसकी होती थी वो होती थी प्राइम मिनिस्टर की, और वो राजा को एडवाइस देता था सभी इंपॉर्टेंट मैटर्स में। और जो भांडी है, ये हर्षवर्धन के टाइम पे भांडी ही वाज अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट। तो भांडी वाज द प्राइम मिनिस्टर
जो कि आप देखोगे राज्यवर्धन के टाइम पे भी थे थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद हर्षा के टाइम पे भी थे। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर आते हैं महासंधि विग्रहाधिकृत। सो महासंधि विग्रहाधिकृत जो है, ही वाज द मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। और ये आप देखोगे अवंती जो थे, ही वाज होल्डिंग दिस पोस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षा। तो अवंती वाज द महासंधि विग्रहाधिकृत ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षा। और उसका काम क्या होता था कि जो भी प्रोक्लेमेशन है, ठीक है, जो भी अनाउंसमेंट, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो भी राजा ने करी है, वो जाके बाकियों तक उसको पहुंचाना। तो ये इसका काम होता था, एंड ही वाज द मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं महाबालिधिकृत। सो महाबालिधिकृत कौन होता था? ही वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। एंड आप देखेंगे हर्षा के टाइम पे सिंहनाद, ही वाज अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है कटुका। सो कटुका कौन था? ही वाज द चीफ ऑफ एलिफेंट आर्मी। ठीक है, तो जो भी आप देखेंगे, जैसे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करोगे तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट फोर्स, तो ये सारी मिलती हैं। तो आप देखोगे कटुका कौन होता था मिलिट्री में, अगर हम देखें तो जो चीफ है एलिफेंट आर्मी का होता था। एंड स्कंद गुप्त जो था इस पोजिशन पे था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षा। इसके बाद नेक्स्ट आता है बृहदीश्वरा। सो बृहदीश्वरा जो था, ही वाज द हेड ऑफ कैवलरी, मतलब जो हॉर्समैन होते थे, ठीक है, जो हॉर्सेस को देख रेख करते थे, उसका हेड, कैवलरी का हेड होता था बृहदीश्वरा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं महाप्रतिहरा। सो महाप्रतिहरा कौन होता था? ही वाज द चीफ वार्डन एंड एक्टेड एज द मिनिस्टर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ रॉयल पैलेस। तो देखिए रॉयल पैलेस भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, वहां पे राजा रहता है, तो उसको उसकी देख रेख भी बहुत जरूरी होती थी। तो वो सारी सिक्योरिटी, सब चीजों का वो किसके हाथ में होती थी? उसका चीफ होता था महाप्रतिहरा। ठीक है, इसके साथ साथ इसको असिस्ट करने के लिए भी ऑफिशियल्स होते थे, जैसे कि केंचुकी और वेत्री। ये केंचुकी और वेत्री एक ही चीज है। ये क्या कौन होते थे? दे लुक्ड आफ्टर द अफेयर्स ऑफ हैरम, हैरम्स को मेंटेन करते थे। इसके बाद जो प्रतिहरा होता था, ही वाज अनाउंस्ड एंड कंडक्टेड विजिटर्स टू द किंग। ठीक है, तो जो भी विजिट करने आ रहे हैं, जो भी विजिटर्स हैं राजा को मिलने आ रहे हैं, उसको ये देखता था। तो महाप्रतिहरा को हेल्प करने के लिए होते थे केंचुकी एंड प्रतिहरा। नाउ नेक्स्ट आता है दूत। तो दूत के नाम से आपको पता लग रहा है, जो कि एम्बेसडर्स, जो फॉरेन कंट्रीज है उनमें जो एम्बेसडर्स होते हैं उनको दूत बोला जाता है, तो वो है। सो दे एक्टेड एज एन एनवॉय और एन एम्बेसडर, एंड हिज ड्यूटी वाज टू प्रमोट एंड फोस्टर फ्रेंडली रिलेशंस विद द अदर स्टेट। तो दूत का काम क्या है कि सारी एक तो इन्फॉर्मेशन जो दूसरे देश में हो रही है वो आके यहाँ पे दे राजा को, इसके साथ साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखे। इसके बाद आप देखेंगे कि हर्षा ऑल्सो यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ हिज फ्यूडेटरीज। तो आपको पता है फ्यूडेटरीज चीफ जो है वो आपको हर जगह मिलेंगे। अभी तक हम जितने मौर्य, गुप्ता, ठीक है, जितने भी एम्पायर्स हमने किए हैं, सब में आपको फ्यूडेटरी चीफ्स, वासल चीफ्स मिलेंगे। ठीक है, एंड ये इस समय पे ये जो फ्यूडेटरीज हैं उनको हर्षवर्धन के टाइम पे बोला जाता था महासमंत एंड समंत महाराज। एंड ये जो फ्यूडेटरी किंग्स होते थे, दे वर समटाइम्स रिक्रूटेड एज द हाईएस्ट ऑफिसर्स ऑफ एम्पायर। तो जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट हायर ऑफिशियल्स की पोस्ट है, उनमें इनको अपॉइंट किया जाता था, रिक्रूट किया जाता था। एंड जो बंस घेरा इंस्क्रिप्शन है हर्षा के टाइम का, उसमें हमें मेंशन मिलता है दैट महासमंत महाराज भाना एज द एम्परर्स ऑफिशियल। इसके अलावा जो हाई ऑफिशियल्स थे, दे वर नॉट पेड इन कैश, मतलब उनको कैश में सैलरी नहीं मिलती थी, रादर उनको जागीर में सैलरी मिलती थी। जागीर क्या? लैंड उनको मिलता था। एंड यहाँ से क्योंकि उनको जागीर क्योंकि मिलने लग गई है सैलरी में, तो यहाँ से आप देखोगे जागीरदारी सिस्टम, जो कि फ्यूडल सिस्टम है, उसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है हर्षा के टाइम पे। सो आज हम इतना ही करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम प्रोविंशियल, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इनकम एक्सपेंडिचर, रिकॉर्ड डिपार्टमेंट एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। So if you like the video, so please subscribe the channel, like, share and comment. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Till then, take care, stay safe.